एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें जब हमने पढ़ा था 5 प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में हमको क्लियर करनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम क्लियर कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड प्रॉब्लम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इतने दिन से गुडविल का टॉपिक पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और कल जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल हमने कंप्लीट की। तो 5 जो प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में है उनमें से 2 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुई। अब थर्ड जो है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो ये टॉपिक, थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का लेंगे हम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिवैल्यूड। इनकी नई वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उस पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो बुक की लैंग्वेज सुनना क्या कह रहा है बुक वाला। वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, it becomes necessary to revalue the assets and liabilities of the firm to their true and fair values. This is done because with the passage of time, the value of certain assets might have increased while the value of certain other assets might have decreased. Thus, the actual value of various assets and liabilities may be different from the values stated in the balance sheet. New partners should not suffer because of reduction in the value of assets, nor should he be benefited by increase in the value of assets. Thus, the entire profit or loss arising from revaluation is divided between the old partners in their old profit sharing ratio. ये बुक की लैंग्वेज है। अब मैं इसको इजी करके समझाता हूँ कि हम जब 11th क्लास में हमने बैलेंस शीट सीखी थी, तो बैलेंस शीट में जैसे जो टेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स हैं जो लास्ट ईयर्स में हमने बैलेंस शीट में शो की हुई है, जैसे फर्नीचर ख़रीदा था आज से 10 साल पहले 1 लाख में, तो 1 लाख, फिर लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर वापस लेस डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, स्टॉक, डेटर्स, इन सब की वैल्यू आगे से आगे हम लिखते जाते हैं। डेटर्स और स्टॉक तो फिर भी करंट एसेट्स है तो उनकी वैल्यू हम चेंज करके लिखते जाते हैं, पर बिल्डिंग, मशीनरी, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है उनका यूं का यूं आगे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आज हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू शो हो रही है, मार्केट में एक्चुअल में उनकी वो वैल्यू हो। कोई एसेट्स ऐसी हो सकती है जिनकी वैल्यू हमने जो शो कर रखी है उससे ज़्यादा हो, और कोई ऐसी हो सकती है जो हमने बता रखी है उससे कम हो। मान लो बिल्डिंग हमने 5 लाख रुपए बता रखी और हो सकता है बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, 10 लाख भी हो सकती है मार्केट में, जो लोग बाग पैसा देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ये यूँ कह रहा है कि कोई जो एसेट्स होगी वो इंक्रीज़ होगी और कोई डिक्रीज़ होगी, और कोई लाइबिलिटीज़ हो सकता है हमने जो उनको शो कर रखा है उससे ज़्यादा हो, कोई कम हो, उनका भी असेसमेंट हमको करना है। तो यहाँ पर जो इसने क्लियर की वो बात ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें वो बेनिफिटेड नहीं होगा। और इसी तरीके से पुराने पार्टनर से वो नहीं चाहेंगे कि अभी तक का जो प्रॉफिट है उसके एडमिशन से पहले का उसमें उसको कोई हिस्सा मिले। तो ऐसे के ऐसे नया पार्टनर भी ये चाहता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो अभी तक है
तो पूरा ना कोई अगर फर्म का लॉस हो तो मैं उसमें हिस्सा नहीं दूँ। तो दोनों तरफ से ध्यान रख के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ही बियर करेंगे और ओल्ड रेशो में ही, न्यू पार्टनर का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। रिवैल्यूएशन किया ही जाता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, जिसको कहते हैं एक तो रिटायरमेंट और डेथ, एक मोड वो और एक एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पे भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, और रिटायरमेंट एंड डेथ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इसलिए यहाँ ध्यान से समझना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो वहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिख दी जाएगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैज़ बीन टॉट इन प्रीवियस ईयर। जो पिछले चैप्टर में तुमको पढ़ाया जा चुका है बस ये लिखा होगा। तो यहाँ पर हमको सीखना है, वहाँ पर ये टॉपिक वापस है पर वापस सिखाएंगे नहीं। तो रिवैल्यूएशन करना है तो इसके लिए जो अकाउंट बनता है उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो आगे कह रहा है बुक वाला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम ही क्या दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समटाइम्स दिस अकाउंट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों नाम है इसके। दिस अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ टाइम जब बोर्ड के पेपर आते हैं उसमें अकाउंट का नेचर पूछते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल अकाउंट। तो अपन ने 3 नेचर पढ़े थे 11th क्लास में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो उन तीनों में से ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट तो क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो, और जो किसी आर्टिकल, किसी वस्तु से रिलेटेड, गुड्स और स्टॉक से रिलेटेड होते हैं वो रियल अकाउंट। और एक्सपेंसेज, लॉस, प्रॉफिट, इनकम्स, ये सब कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क में पूछते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आंसर लिखना है नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। Therefore, if there is a loss due to revaluation, revaluation account is debited, and if the revaluation results in a profit, the revaluation account is credited. All the incomes and profits are credited, and all the expenses and losses are debited. ये nominal account का रूल है हमारा। ठीक है, तो उस तरीके से अब हमको इसकी जर्नल एंट्रीज देखनी है। तो जर्नल एंट्रीज सिखाने से पहले मैं तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताना चाहता हूँ, जिससे जर्नल एंट्रीज थोड़ी इजी हो जाती है। तो पहले मैं अकाउंट बना रहा हूँ, उसके बाद जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे हम। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड भी यूज़ होता है बहुत बार इसके लिए, तो वो अलग नहीं है, यही मतलब होता है रिवैल्यूएशन। पूरा जब क्वेश्चन आएगा बड़ा कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स का, उसमें ये होता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज़ एडमिटेड, गुडविल की जो पहले बताई उस तरीके से लिखा हुआ होगा। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रिवैल्यूड, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। डेटर्स इंक्रीज़ हुए या स्टॉक डिक्रीज़ हुआ, बिल्डिंग 50% से इंक्रीज़ हुई, ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी। तो हमें जो अकाउंट बनाना है वो अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इस अकाउंट को सीखने का सीधा तरीका मैं बताता हूँ। अगर हमको या फर्म को, हमें मतलब फर्म को कोई फ़ायदा होता है तो उसे लिखना CR साइन। ठीक है, फ़ायदा कब होगा, एसेट्स बढ़ेगी तब या घटेगी तब, बढ़ेगी। तो इस तरफ लिखा जाता है बाय एसेट्स। तो ये कब आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स। और कब होता है फ़ायदा,
लाइबिलिटीज़ कम हो तो फ़ायदा, तो बाय लाइबिलिटीज़। डिक्रीज इन लाइबिलिटी। माइंड में क्या चीज़ क्लियर रखनी, लाइन पढ़ी हमने और ये सोचना है फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर फर्म को उससे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो बाय में लिख देना। जैसे स्टॉक इज़ इंक्रीज्ड बाय 2000, स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो स्टॉक क्या है, एसेट्स या लाइबिलिटी? एसेट्स। 2000 से इंक्रीज हुआ तो फ़ायदा हो गया, तो उसको लिखेंगे बाय स्टॉक। एसेट्स नहीं लिखना, नाम आएगा। वो कहता है एक बिल्डिंग जो है वो 10,000 कम हो गई डेप्रिसिएशन लगा के, तो लॉस हुआ, तो किधर आएगा, टू में। तो लॉस अगर किसी पे हो रहा था, टू एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। और एक और लॉस कब होगा, जब लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती। जैसे हमारे यहाँ कोई वर्कमैन था, उसके काम करते करते अगर उसके कुछ लग गई कर गई, तो उसके कंपनसेशन देना है उनके घर वालों को, वो लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी एकदम से, तो वो टू साइड आएगा, टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो इस तरह, बस यही इसमें आता है। हमारा टॉपिक क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो चार चीज़ें ही तो हो सकती है, एसेट्स घटे या बढ़े, दो ये हुआ, या लाइबिलिटीज़ घटे या बढ़े। तो उसमें से हमारे लिए जो फ़ायदा है वो बाय में। अब क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल अकाउंट में CR माइनस DR करते हैं, तो किस तरफ की टोटल ज़्यादा होती तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस तरफ की, मतलब प्रॉफिट कब, CR की टोटल ज़्यादा होती तो प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अगर इस तरफ की टोटल ज़्यादा आ रही हो तो वो प्रॉफिट है, तो इस तरफ बढ़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कौन से, ओल्ड पार्टनर। जैसे मैं मानता हूँ A और B ओल्ड पार्टनर है, तो उनके ओल्ड रेशो में ये डिवाइड कर दिया जाएगा। और लॉस हो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, उस तरफ लॉस बटेगा, इस तरफ प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है। और कैपिटल बढ़ती है तब DR होती है कि CR होती है, CR। तो एंट्री क्या बन रही, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स के। अब मान लो हमें क्वेश्चन में अकाउंट नहीं पूछा है, उसने जर्नल एंट्री पूछी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड 3 जर्नल एंट्री होगी। कौन कौन सी होगी, एक CR साइड वाली एक साथ करेंगे, एसेट्स लाइबिलिटी जो भी होगी एक साथ, एक DR साइड वाली और एक प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। इस तरीके से 3 एंट्री इसने समझाने के लिए पहले अलग अलग 5 एंट्री की होगी। देखो एसेट्स इंक्रीज हो, क्या एंट्री बन रही, किस तरफ लिख रहे हैं हम, CR साइड। अब ये तो था जो हमारी लैंग्वेज में कहें तो रटने का जो तरीका होता है, ये रटने का। अब हम इस पूरे को भूलते हैं, अब आ रहे हैं हम जर्नल एंट्री 11th के कंसेप्ट। एसेट्स में उसने कहा है बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, बिल्डिंग इंक्रीज हुई है, तो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो इंक्रीज हुई तो क्या होगी, डेबिट होगी। एंट्री बोलो, बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो देखो रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखा, बाय बिल्डिंग, ये कंसेप्ट हो गया। एसेट्स बढ़ी DR करो, एसेट्स कम हुई तो CR करो, सामने वाले में तो रिवैल्यूएशन लिखना। अब वो कहता है स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय 2000, स्टॉक पड़ा जो था वो 2000 से कम हो गया, तो क्या हुआ हमारे लिए, स्टॉक कम हुआ तो क्या होगा, CR। तो DR किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक। तो इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 एंट्रीज बताई। और जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ 3 एंट्री करनी है, क्योंकि अलग अलग नहीं करेंगे। मान लो उसने 6 एसेट्स दी अलग अलग या 6 लाइबिलिटीज दी, तो 6 एंट्री थोड़ी करेंगे हम, कंपाउंड एंट्री सीखी है ना।
तो मैं जब जर्नल एंट्री एक साथ बता रहा हूँ, तुम पढ़ने के लिए बुक में से पढ़ लेना वो जो अलग अलग एंट्री बताई। तो जर्नल एंट्री जो होगी इसकी, गुडविल वाली तो याद हो गई एंट्रीज, तीनों केस। अब इसकी जर्नल एंट्री 3 एंट्री, सिंपल है, कुछ नहीं। फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ फॉर इंक्रीज इन एसेट्स और एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। देखो एसेट्स इंक्रीज हो तो होती डेबिट, और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो तो होती डेबिट। तो इन दोनों की एंट्री इस तरफ लिखा था हमने, बोलो क्या एंट्री बनेगी? ये क्या हो रहा है? एसेट्स अकाउंट DR, लाइबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, दोनों एक साथ कर दो। जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो क्या हुआ? रिवैल्यूएशन पे जो एसेट्स बढ़ी और जो लाइबिलिटीज़ कम हुई उनके लिए ये एंट्री। अब इसका रिवर्स, जो एसेट्स कम होगी और जो लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी, तो सेकंड फॉर डिक्रीज इन एसेट्स, जो हमारे लिए लॉस होता है, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन DR टू एसेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये एंट्री, एक एंट्री इस तरफ की, और एग्ज़ाम में मान लो बहुत सारी 5 या 6 उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए कह दिया, ये घटी ये बढ़ी, और जर्नल एंट्री उसने पूछी एग्ज़ाम में, अकाउंट नहीं पूछा है, तो हम वर्किंग नोट में ये अकाउंट बना सकते हैं हमारी सुविधा के लिए। हमको क्या, वर्किंग नोट कर रहे हैं तो पूरा नाम नहीं लिखें, बाय स्टॉक, बाय बिल्डिंग, बाय फर्नीचर टू क्रेडिटर्स, ऐसे लिखा, तो उससे क्या होगा, फटाफट हम डायरेक्ट एंट्री उसमें उतारनी रहेगी। बाकी एक एक पढ़ते जाओ तो 6 एंट्री अलग अलग करनी पड़ती है। तो इसलिए ये ज़्यादा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जर्नल एंट्री पूछे तो भी अपने को रफ में एक बार अकाउंट बना लेना, या वर्किंग नोट में अकाउंट बना के फिर एंट्री कर लेनी, तो 3 एंट्री में ही काम हो जाता है। तो ये 2 एंट्री हो गई। इसके बाद तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लॉस होगा तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी इधर प्रॉफिट मान रहे हैं अपन, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, ये 3rd एंट्री होती है फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार उस वीडियो को देखो, 2 और 3 बार रिवाइज करके देखोगे तो समझ में आएगा। फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन से? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक यहाँ पर खत्म। अभी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं रेशो, गुडविल, उनके कंपेयर में ये इजी होता है। कभी भी एग्ज़ाम में जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो स्टूडेंट जब गलती करते हैं बड़े क्वेश्चन में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो रिवैल्यूएशन कभी किसी का गलत नहीं होता, 99% सबका सही होता, क्योंकि इजी है। स्टॉक यूँ कहते हैं बिल्डिंग बढ़ी तो उसको पता है बाई साइड लिखना है, CR साइड उसको लिखना है। स्टॉक कम, एसेट्स कम हुई तो 2 में लिखना है, फिर प्रॉफिट बांटना है। जो गलती होती है वो रेशो निकालने में या गुडविल की एंट्री करने। इसके बाद का जो चैप्टर है रेस्ट ऑफ चैप्टर, उसमें कभी स्टूडेंट गलती नहीं करते। इसके आगे का टॉपिक जो जनरल रिजर्व बांटना और ये, उसकी भी एक एंट्री है सिर्फ, फिर एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का। जो गलती होने के चांसेस है वो शुरू के 2 टॉपिक
रेशो कैलकुलेशन में और गुडविल की कैलकुलेशन में। ये जो दो टॉपिक हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में, बार बार कहूँगा इस चीज़ को, वो क्वेश्चन बार बार हमको करने, ये तो आगे के तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले इसकी और थ्योरी आज पढ़ना और जर्नल एंट्री याद करना इसकी, कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे।